There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. It is war time. टाइमर शुरू। 1, 2, 3। पाकिस्तान खत्म। इजराइल का बड़ा ऐलान। अब पाकिस्तान पर टूट पड़ा इजराइल, उतार दी सेना, इस्लामाबाद तक मची भगदड़। इजराइल वर्सेस पाकिस्तान नहीं हो रहा है, बट हमारे बेचारे गोदी जीवियों को तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक पाकिस्तान को ऐवी ना घुसेड़ दिया जाए किसी भी चीज में। युद्ध के बादल असली में मंडरा रहे हैं। नॉट ओवर पाकिस्तान, इन मिडिल ईस्ट, दैट्स वेयर अ वॉर में एक्चुअली हैपन। एन एक्चुअल वॉर, नॉट द फालतू तू जानता नहीं मेरे पापा कौन है, नॉट दैट काइंड ऑफ अ वॉर दैट हैपेंड बिटवीन दिस गाय एंड दिस गाय। Constantly, he's Okay, that's why I've shifted. Did I say anything else? He's constantly commenting on me. Constantly commenting on me. बोलिए कुछ चुप रहो। अच्छा ठीक है। 1 minute. नविका, मैं 2 हफ्ते ग्राउंड रिपोर्टिंग करने क्या चली गई, तुमने तो अपने पूरी काया पलट दी। सास बहू की सीरियल के सेट से तुम्हारा स्टूडियो अब एक रेसलिंग रिंग बन गया है। 1 minute. अच्छा 1 minute. Stop shouting, I'm not your dad. टावरिंग न्यूज पर्सनालिटीज को देखकर गोल्ड स्टैंडर्ड वालों ने कहा हम कैसे पीछे रहें, सो दे गॉट टीवी न्यूज वेटरन स्ट्रीट फाइटर। हाथ लगाओ यस, दे गॉट गौरव भाटिया टू गो एट राजदीप। Listen, Mr. Rajdeep, sir, this is also an Indian citizen. You have sold your journalism. I don't want to come to that, please. And you are the rudest and the meanest anchor who tries to target the BJP. And you think I will take your nonsense? I will not. Abstain from making any personal comment. I will enforce. I let this audience decide the quality of people that we have in public life. वैसे राजदीप, द क्वालिटी ऑफ बीजेपी स्पोक्सपर्सन्स का तो हमें बहुत पहले से पता था। राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब, हमको तो बहुत पहले से पता था इनकी क्वालिटी, ये तो तुम ही लोग हो जो इनको बार बार बुलाते रहते हो। Meanwhile, what about the quality of India Today's event, which has probably a budget of crores, sponsors worth lakhs, Pernod Ricard से लेके Forest Essential से लेके महाराष्ट्र tourism came together to bring us this animal farm of a discussion? तकवाले शर्म करो। While Rajdeep was getting it from a BJP spokey and Rahul Kaval was distancing himself from his own event के participants. I don't stand for any of what anyone is doing. क्या यार, at least stand with your own. Anyway, while all this was happening, अपनी बेचारी अंजना was taking on the Congress spokesperson. जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या सब कुछ? लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों? प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं। ईमानदार पत्रकार वर्सेस इंडिया और इंडी, ये नूरा कुश्ती तो बहुत ओल्ड हो गई है यार। सो बोरिंग। गौरव वर्सेस राजदीप, अंजना वर्सेस ऑपोजिशन, कुछ नया करो। वैसे असली सवाल तो आज तक में सिर्फ सुधीर ही पूछ रहा है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्या उनके बीच कोई मोहब्बत का रिश्ता है? What? ये सवाल इलॉन मस्क और जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर की वजह से पूछा जा रहा है, जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुलते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अब मेलोडी वाले क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह ये एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्हें इनकी आंखों में मोहब्बत दिखाई दे रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या यार सुधीर, पापा से वॉर शुरू करवानी है क्या? ईरान वर्सेस इजराइल के बाद अब हमें यूएस वर्सेस इंडिया नहीं चाहिए। तुम ट्विटर वाली गॉसिप पे ऐसे प्राइम टाइम डिस्कशन कर रहे हो, क्या हो रहा है ये? इलॉन मस्क टेस्ला के मालिक हैं और इलॉन मस्क का अगर आप नेटवर्थ देख लें उनकी सारी कंपनियों का, तो वो 68 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। और उनकी जो हैसियत है वो किसी देश के प्रधानमंत्री से कम की नहीं है। किसी देश के प्रधानमंत्री से कम की नहीं है। इनकी हैसियत किसी भी देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है। Who are you hinting at, सुधीर? नौकरी जाएगी तुम्हारी। किस देश के प्रधानमंत्री से कंपेयर कर रहे हो तुम इलॉन को? Now, Melody fans, before you start putting out दुख भरे मीम्स, अच्छा चिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का टाइप मीम्स, do not worry. खुद इलॉन मस्क ने अब इसका जवाब दिया है और पोस्ट में उन्होंने पूछा है अपनी कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, और इसके जवाब में इलॉन मस्क ने लिखा कि वो डेट नहीं कर रहे हैं। All is well, guys. Go back to your Melody forever memes.
Now, from India ke Papa to the actual father of the nation, this week was Gandhi Jayanti and Arnab celebrated it by doing this. Congress proxy, the very suspicious behaving Sonam Wangchuk along with his NGO entourage were detained. My own view is the behavior of Sonam Wangchuk does not add up. In my view, he is carrying out some other sinister anti-national agenda. This man, who's been on a peaceful padiyatra, is an anti-national. इस बात को सुन के गांधी जी की आत्मा तड़पी हो या नहीं हो, ये देख के जरूर तड़प गई होगी. This fake currency was recovered in Ahmedabad no less, गांधी's कर्म भूमि. क्या हो रहा है गुज्जू भाइयों? इस न्यूज पे जी न्यूज का वैसे सबसे इंपॉर्टेंट खुलासा आया. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वाज टोल्ड टू अस ऑन दिस पीस ऑफ न्यूज. नोटों पर अनुपम खेर की तस्वीर उनके बेहतरीन काम की वजह से नहीं, बल्कि ठगों की वजह से छपी है. बेहतरीन काम की वजह से नहीं, बल्कि ठगों की वजह से छपी है. थैंक गॉड जी न्यूज, थैंक गॉड. हम तो कंफ्यूज हो गए थे कि अनुपम खेर की इतने अच्छे काम की वजह से उनकी करेंसी नोट में फोटो छप गई. थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग कि अनुपम खेर के इतने अच्छे काम के बावजूद भी उनकी फोटो करेंसी नोट में नहीं छपी. ये तो बस ठगों का काम था. थैंक यू फॉर दिस जेम ऑफ एन इन्फॉर्मेशन. इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर. कितना कुछ हो गया यार इस हफ्ते में. गोविंदा को गोली लगी, नॉट बाय रवीना टंडन की अखियों से, बट अपनी खुद की गलतियों से. फिल्मी पर्दे पर गोली और बंदूकों से खेलने वाला एक बड़ा अभिनेता अपनी ही रिवॉल्वर से घायल हो गया. और गोविंदा की नकली रिवॉल्वर भी आपने देख ली जो फिल्मों में दिखाई देती है, और गोविंदा की असली रिवॉल्वर भी आज आपने देख ली. एक सेकंड. What the fuck is this? Is this supposed to be Govinda shooting his own knee? India Today, please up your game यार. क्या GFX है ये? This फालतू GFX aside, this actually happened. Govinda was cleaning his legally bought gun when it fell and accidentally fired, injuring his leg in the process. But news वालों के लिए सिर्फ इतना सा न्यूज नहीं है. They were like, दाल में जरूर कुछ काला है या गोली में जरूर कुछ काला है. हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. कई सवाल ये हैं कि हाथ से पिस्तौल आखिर कैसे छूट गई. अगर पिस्तौल नीचे गिर भी गई तो गिरने के बाद पिस्तौल का ट्रिगर कैसे दब गया. लेकिन आज सवाल ये भी है कि इतनी सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले अलमारी में इस तरह रिवॉल्वर रखने की क्या आवश्यकता आ गई. पिस्तौल लोड करके रखी थी तो इसके पीछे की वजह क्या है. सोचने वाली बात यह है कि घर में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर पूरी तरह से लोडेड क्यों रखी गई थी. इतने सारे सवाल सुधीर ने गोविंदा से पूछ लिए जितना उसने कभी भी मोदी जी से अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं पूछे होंगे. यार सुधीर, दिस इज व्हाई द इंसिडेंट वाज कॉल्ड एन एक्सीडेंट. सच एक्सीडेंट्स हैपन विद गन ओनर्स इफ दे आर नॉट केयरफुल. इसमें इतना स्पेकुलेशन करने वाली क्या बात थी यार. If these guys were reporting on the Titanic shipwreck, they would be like, आखिर इतना बड़ा समुंदर छोड़ के आइसबर्ग टाइटैनिक के ही आगे क्यों आ गया. टाइटैनिक पूरा समंदर छोड़ के आइसबर्ग के सामने ही क्यों चली गई. ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जैक की कि दुनिया की सारी शिप्स छोड़ के टाइटैनिक में ही बिना टिकट के चढ़ गया. सोचने वाली बात है ना सुनील. But the best thing in all of this was gold standard advice given by India Today to its viewers about how not to get shot by your own gun. But a quick take here on how to avoid such accidental firing. Aha! Finally a quick take that'll help me not shoot myself. Any trigger that when you put your finger weight on the trigger, it could weigh slightly heavy and actually trigger the button. That's your advice? That's like saying don't jump off the building to avoid dying. Don't put added weight on the trigger because it might go off. No shit, Sherlock. बॉस थोड़ा अपना दिमाग लगाइए. Now the big international news of the week has been the Israeli invasion of Lebanon, Iran firing missiles at Israel and the possibility of a full-on war as we record this show. At the start of the week, Israel eliminated Nasrallah. और as Sushant would put it, उसे मौका मिला तो उसने नसरुल्लाह को ठोक दिया. So graceful Sushant. Anyway, Israel और हमास का कॉन्फ्लिक्ट तो आप सुन ही रहे होंगे for the past 1 year. Now you must be thinking कि इसमें लेबनान की एंट्री कैसे हो गई और ईरान क्यों अटैक कर रहा है इजराइल पे. So let me explain.
मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया। ऑल्दो लेबनान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, ये लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था लास्ट ईयर जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया। द अटैक लेड टू द डेथ ऑफ मोर देन 1000 इजरायलीज। फिर शुरू हुआ इसराइल का अटैक ऑन गाजा जिसमें अराउंड 40,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड सो फार। नाउ आफ्टर इजराइल्स ऑफेंसिव ऑन गाजा, हिजबुल्लाह स्टार्टेड अटैकिंग द नॉर्थ ऑफ इजराइल इन सपोर्ट ऑफ हमास। You must be wondering here, why on earth is Hezbollah supporting Hamas? Well, Hezbollah was born precisely to fight the state of Israel. In 1982, Israel invaded Lebanon and Lebanese clerics back then formed Hezbollah with the help of Iran to counter the state of Israel. Hezbollah in its manifesto declares allegiance to Iran's supreme leader and the establishment of an Iran-influenced Islamist government. The Iran-Hezbollah-Hamas group is called the Axis of Resistance. You see, Iran has been supporting and backing Shia militant groups and Hezbollah and Hamas with the stated goal to fight Israel and fight Western influences in the region, quote-unquote US. The most important thing is that this axis of resistance is just one side of the larger Saudi versus Iran proxy war. This proxy war really explains everything that's happening in that part of the world today. Saudi Arabia, led by the House of Sauds, has US as a major ally. Meanwhile, Iran has Russia as a major ally. The war in Syria is actually one battlefield where we saw this rivalry play out most recently. Iran plus Hezbollah plus Shia militant groups plus Russia backed Assad. Meanwhile, Saudis, backed by the US, Gulf countries like Qatar, supported rebels against Assad. In their attempt to fight Assad, this coalition also ended up funding Sunni extremist organizations and militant groups and also terror groups like ISIS. So इस सब में किसी के भी हाथ साफ नहीं है. The Syrian war was decidedly won by Hezbollah, Iran and Assad, and this is why Nasrallah was considered as a sort of a military legend for Iran-backed Shia groups in the Middle East. He became a symbol of resistance against Israel. Remember, Sunni organizations, many of them are against Hezbollah. रायपुर में आतंकवादी हसन नसरल्ला की मौत से कुछ मुसलमानों को इतनी पीड़ा हुई कि वो बिलख बिलख कर रो रहे थे। कहाँ लेबनान, कौन नसरुल्ला, कौन हिजबुल्ला, इनसे हमारा क्या लेना देना बॉस। लेकिन रोना पीटना मचा है भारत में नसरुल्ला के नाम पर, हिजबुल्ला के नाम पर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा मसीहा चला गया। After watching television news this week, a lot of you must have same questions as Sushant and Sudhir, and a lot of you are probably looking at this whole affair from the Muslim prism, which is actually very simplistic. If you want to know more about this very complex war, I highly recommend a 2-part documentary on PBS. This entire documentary is a must-watch if you want to understand the Saudi versus Iran fight in the Middle East that has plunged the entire region into war. And remember, before Hamas attacked Israel, Saudi was leading the efforts to normalize relationships with Israel. इस सब को और भी डम डाउन करो तो Saudi wanted normal relationships with Israel, Iran wants no compromise with Israel. So there's a crucial Saudi versus Iran, Shia versus Sunni angle here. And this is the angle that we need to keep in mind while understanding protests in some parts of Kashmir and Lucknow. The protest against Nasrallah's death were organized mostly by Shia organizations in Kashmir and Lucknow. इस सब में वैसे एक और मजे की बात ये है कि शिया कम्युनिटी इन लखनऊ is traditionally seen as a BJP supporter. They flirted with each other off and on, expressed support to them. And in Kashmir, the BJP has made many outreach efforts to the Shia community. In fact, just last year, Shias were allowed to take out Muharram procession after a ban of 3 decades in Kashmir. And the BJP celebrated this. So back to what we were talking about. Real life is actually way more complicated than TV news. इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आका नसरुल्लाह को मार गिराया, तो यहाँ भारत में लोग छाती पीट रहे हैं बॉस। कई 100 टन बम गिरा और नसरुल्लाह स्वाहा मारा गया, लेकिन अब देखिए प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए लखनऊ की ये भीड़ आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है। Muslims in this country hate Jews? Surely not, viewers. Surely not. So I cannot understand why they think this Nasrullah character
is some great martyr. Martyr for what? हमारे देश के बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर और इन दृश्यों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दृश्य उस भारत के हैं जहां इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। इस बात को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब ऐसे लोगों के दिमाग में वही चल रहा है जो आतंकी के दिमाग में चलता था। ये सारे लगे हुए हैं कि मुसलमान देखो आतंकी को सपोर्ट कर रहे हैं। And I am not saying for one second that mourning Nasrallah, who's headed an organization who's carried out suicide bombings, is an excellent idea. It's not. But as journalists, we also need to place every event in this context to actually understand what's happening around us. Many of the Shia protesters in Kashmir are actually there to show their support for the people of Gaza and Lebanon, and they see Nasrallah and Ayatollah Khomeini of Iran as a symbol of resistance against Israeli forces. Remember what I told you about the axis of resistance? One protester actually said this. Abbas Ali, a college student who protested in the main city of Srinagar on Saturday, told Al Jazeera that Nasrallah had stood against oppression and injustice. We despise the world leaders who remain silent as the bloodshed in Gaza and Lebanon continues. Now, I know a lot of you guys found this ANI clip super cringe, but think about it. It's not really new for ANI to put their mic in front of a woman who doesn't really know what she's talking about. Yes, because, no, 1 minute. Meanwhile, in a lot of Sunni majority countries across the world, there have actually been celebrations at Nasrallah's death. So as I said, there are shades of grey in the whole issue, and everything is not as clear-cut as you are a terrorist if you support Palestine or Lebanon, or all Muslims support Hezbollah. But some things in this war are quite clear-cut. Over the last 1 year, more than 50,000 people have died in this war. Since October 7th, 2023, in Israel, 1,139 civilians have died. 36 children have lost their lives and 8,730 people have been injured. Hamas took 251 Israelis as hostages on October 7th, out of which 64 hostages are still captive. In Gaza, 41,638 people have been killed, that includes 16,800 children, 11,400 women, 174 journalists, and almost 1,000 healthcare workers. 96,625 people have been wounded and around 10,000 people are missing. In Lebanon, 1,900 people have died and 9,000 have been injured. You know how our news anchors got so excited about the pager attack? 3 दिन से इजराइल ने बैठे बैठे लेबनान में जो तबाही मचाई है, जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, उसमें हिजबुल्लाह के आतंकियों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। बहुत इजराइल ने दिखा दिया कि वो बिना घुसे किस तरह दुश्मन देश में तबाही मचा सकता है। नए स्टाइल से यहाँ इजराइल ने, मोसाद ने बड़ा जवाब दे दिया हिजबुल्लाह को। पेजर अटैक हुआ है और ऐसा अटैक हुआ है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके खड़े खड़े निकल लिए। पहले हजारों पेजर में धमाके हुए, बीप 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 धड़ाम, फिर लैपटॉप में धमाके हो गए, उसके बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो गया और फिर सोलर सिस्टम में धमाका हुआ। यानी कब कहां धमाका होगा, कहां कम बम फटेगा, ये किसी को नहीं पता चल रहा है। आतंकी बाप बाप कर रहे हैं बॉस। यस, इस अटैक में 3,000 से ज्यादा लोग इंजर हुए थे और 40 लोगों की जान चली गई थी, which included Hezbollah members but also innocent people, children. Maybe instead of constantly talking about whether we are on the side of Israel or Iran or Hamas or Hezbollah, maybe we should be on the side of peace, on the side of children and women and men who have to suffer this war even though they have done nothing to bring it on. Many countries, including the US and France, Arab and European countries, want a ceasefire for diplomacy to be given a chance, for peace to be given a chance. And it's not just these countries. People within Israel too want to give peace a chance. 5 times for a total of 185 days. 5 times 185 days. So what made you say no? I saw the situation that we have in this land. I kind of realized that I cannot take part in what the military is doing. I cannot take part in the occupation. I cannot take part in the ongoing genocide that we're seeing in Gaza. I cannot take part. And the only way forward is demilitarization and a peace process between us and Palestinians. Because at the end of the day, our security, Israeli security and Palestinian security
They go together. You can't separate us. You can't have Israeli security without having Palestinian security. And for that reason, I refuse. That is a clip from Srinivasan Jain's latest episode from Israel. Srinivasan Jain, along with our team, went to Israel for a 10-day trip, and we have come out with a 3-part documentary series for you on the war and its aftermath. Do catch it on our YouTube channel. The first episode is already out. The second episode will be out on Monday at 8 p.m. Do catch this. This was made possible thanks to you guys who contributed to the NL Sena project on Israel. वैसे ठीक है NL सेना TRPs पीस से थोड़ा मिलती है. हमको चाहिए वॉर. हमारे इंडियन न्यूज चैनल वाले तो चाहते हैं ऑल आउट वॉर. भाग रहे थे ईरान के लोग, अचानक गिरी मिसाइल, उड़ गए चीथड़े. इजराइल बोला भारत वालों, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं. इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भर दो. नहीं, इस तरीके के नहीं. ईरान पर कभी भी हो सकता है परमाणु हमला. 3 मुस्लिम देशों ने कर डाली बड़ी बगावत. इस जमात से अब क्या ही एक्सपेक्ट करें. इनको तो सोनम वांगचुक भी एंटी नेशनल लगता है. In my view, he is carrying out some other sinister anti-national agenda. He's a typical rent-a-cause kind of guy, and I think he's a Congress party proxy. और कुछ? Is he a Chinese proxy? Is this linked to the fact that the Congress party has signed a secret agreement with the Chinese, Raman? We will put 2 and 2 together. बॉस, ये आदमी कितना पागल है. He's calling Sonam Wangchuk and Ladakhis who support him as proxies of China. Crazy. How can anyone even talk like that? The Ladakhi people are one of the biggest support systems of the Indian army in that region. They are our shield against any nefarious design by China. There's an entire regiment in the Indian army called the Ladakh Scouts that fought bravely in the Kargil war. Now today, if the same Ladakhis along with Sonam Wangchuk are demanding statehood, protection for their land from environmental degradation, the same group is asking for 6th schedule under the Indian constitution to protect their land, and they are Chinese stooges. They're simply demanding what BJP promised in its own manifesto, and they are anti-nationals. असली एंटी-नेशनल तो अर्नब जैसे पत्रकार हैं जो हमारे दोस्तों को भी दुश्मनी की ओर धकेल रहे हैं. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Remember to support newslaundry.com. Subscribe to us. It's because of you guys that we were able to send a team all the way to Israel to bring you ground reports. So do watch that and do keep supporting us, because with your support, amazing things are possible. News Laundry does not need any ads from governments or corporations. We only need your cooperation. We only need your support, your subscriptions, so keep them coming in so we can do shows like Nuisance and Tiffany, and we can bring you more and more ground reports in public interest.